दोस्तों, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। मैं हूं उपमा सिंह और आज मेरे साथ हैं वो कलाकार जो सिर्फ नाम के ही नहीं अपनी एक्टिंग के भी राजकुमार हैं। प्लीज़ वेलकम राजकुमार राव। वेलकम टू नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। एंड राज, जो मालिक आपकी फिल्म आ रही है उसमें मतलब एकदम अलग ही कैरेक्टर में आप हैं। एंड उससे एक डायलॉग है, बड़ा ही खूबसूरत डायलॉग रचा है कि मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या, और बन तो सकते हैं, और आपने बड़ी ठसक के साथ उसको बोला है। एंड आपके साथ वो रिलेट भी पूरा करता, मतलब पूरी तरह करता है। आप मिसाल है उस बात के कि चलो स्टार परिवार में पैदा नहीं हुए तो क्या, स्टार बन तो सकते हैं। पर मैं जानना चाह रही थी कि गुरुग्राम में जो कला के लिए तो नहीं मशहूर है, ये आपके जहन में कब ये आई बात, ये जब छाप छोड़ी इवन इन FTI जब आप कर रहे थे कि ये काफ़ी पहले से। मैं एक जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूँ गुड़गांव में, और हम लोग फिल्म्स बहुत देखते थे। हम लोग कभी मौका मिला थिएटर में जाके, नहीं तो VCR घर पे लाके फिल्म्स बहुत देखते थे। और काफ़ी बचपन से ही मुझे बहुत ही ज़्यादा आकर्षण हो गया था टुवर्ड्स फिल्म्स। मैं बहुत अट्रैक्टेड था उन कहानियों में, उन एक्टर्स में मैं बहुत ज़्यादा घुस जाता था। तो था यार, मुझे बहुत पसंद है ये दुनिया, तो यही करना है मुझे। तो मैंने ऐसा कुछ 9th-10th क्लास में डिसाइड किया था मुझे भी फिल्म एक्टर बनना है एक दिन। फिर उसकी जर्नी में ही फिर थिएटर हुआ 3 साल जम के। रिएक्शन क्या था आसपास वालों लोगों का? क्योंकि यूजुअली सोचते हैं ना, आप लोगों ने तो ब्रेक किया, अब आप लोगों ने वो सपने दिखाए दूसरे लोगों के कि आप कहीं से भी हो, कैसे भी हो, आपका हुनर है, आप बन सकते हैं स्टार। एक्चुअली ऐसा कभी बैठ के कभी डिस्कस नहीं हुआ कि क्या करना है लाइफ में, क्या करियर, किस लाइन में जाना है। वो बहुत ही ऑर्गेनिक सा था। मैंने थिएटर शुरू कर दिया था गुड़गांव में ही। फिर ग्रेजुएशन के टाइम पे भी मैं थिएटर कर रहा था। फिर FTI के एक्टिंग कोर्स वापस शुरू हो गया था, तो मैं सेकेंड जो ईयर था उसमें मैं चला गया था। तो बहुत ही ऑर्गेनिक सा था। और मेरे पेरेंट्स हमेशा से बहुत सपोर्टिव थे। मेरी मदर बहुत सपोर्टिव थी कि लाइफ में जो भी करना है वो करो, पर ईमानदारी से और मेहनत से करो। तो उनकी तरफ से कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, हमेशा बहुत ही सपोर्ट मिला है। और मैं आपकी पहली लाइन पे वापस जाऊंगा, आपने जो कहा पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं, बिल्कुल हाँ, मैं इस लाइन से बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ, कनेक्ट कर पाता हूँ। और मैं नहीं, आई थिंक ये लाइन उस लिहाज से बहुत यूनिवर्सल है कि सब लोग जो ये देख रहे हैं उन सब के लिए भी ये लाइन है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पैदा हों, पर आप अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद बन सकते हैं। लेकिन जैसे मैं कहा, पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन ये जो शहर है मुंबई, जो सपनों की नगरी कही जाती है, जब आप आए थे तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें पता है कि उतनी सपोर्टिव नहीं थी। आई रिमेंबर महेश भट्ट साहब ने मुझे बहुत पहले बताया था सिटी लाइट्स के दौरान शायद, कि जब उन्होंने आपको पहली बार देखा था तो उनका रिएक्शन था, अरे यही दुबला पतला सा सांवला सा लड़का कैसे हीरो बनेगा। बट फिर जब उन्होंने आपकी शाही देखी और उनका पूरा परसेप्शन ये हो गया। तो जब वो दौर था, जो रिजेक्शन का दौर था, इस तरह की बातें होती थी, तो उसको आपने किस तरह से हैंडल किया? क्या क्या बाधाएं रहीं? क्योंकि फिर वही बात है कि जो सपने देख रहे हैं लड़के। जी नहीं, डिफिकल्ट था, ऑफ कोर्स, नॉट आसान नहीं था। पर मैं प्रिपेयर होके आया था मुंबई। जैसे मैंने कहा, मैंने 3 साल जम के मैंने थिएटर किया दिल्ली में। मैं फिर 2.5 साल FTI इंस्टीट्यूट में रहा, फिल्म इंस्टीट्यूट में रहा पूना में। तो मैं तैयार होके आया था मुंबई। मैं ऐसे नहीं आ गया था कि दोस्तों ने मेरे शहर में बोला है कि यार तू अच्छी मिमिक्री करता है, या तू ये तो कितना अच्छी एक्टिंग करता है लोगों की, तुझे एक्टर बन जा। बिकॉज ये बहुत ही अलग फील्ड है ये। एक्टिंग, बीइंग एन एक्टर इज़ नॉट मिमिकिंग, या वो चक्कर नहीं है कि आप एक कुछ इसी तरह के लगते हैं तो आप एक्टिंग में ट्राई कर लो, वो नहीं है। तो मेरे लिए कभी ये ट्राई वाला मामला नहीं था। ये था कि यही है, यही एक चीज़ मैंने सोची है बचपन से, इसी में मेहनत की और यही करना है। ये नहीं तो भी ये भी, तो भी यही, और कुछ नहीं करना है। तो रिजेक्शन था ऑफकोर्स, 1.5-2 साल काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। पर मैं उसको कभी भी ऐसा दुख के साथ नहीं देखता हूँ। वो मैं तैयार था उसके लिए, क्योंकि मुझे पता था मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ। तो मुझे अपनी जर्नी खुद तय करनी है, मुझे अपनी मंजिल तक खुद ही पहुंचना है। और उसका एक ही ज़रिया है कि लोगों से मिलो, ऑडिशन दो जितने दे सकते हो। तो मैं वही करता था। मैं सुबह निकल जाता था, मैं शाम तक कुछ जितने लोगों से मिल सकता हूँ, अपनी शोरील दे सकता हूँ, अपना काम दिखा सकता हूँ। अगर कोई ऑडिशन है तो ऑडिशन दे सकता हूँ। तो वो मैं जम के करता था, क्योंकि बहुत क्लियर था कि मैं किस लिए आया हूँ इस शहर में। मैं इस शहर में पार्टी करने नहीं आया हूँ। मेरे को इस शहर में अगर मैं अकेला हूँ तो मैं फ्रीडम को गलत इस्तेमाल करने नहीं आया हूँ। मैं एक्टिंग करने आया हूँ, मैं एक्टर बनने आया हूँ। मेरे माँ बाप की बहुत आशाएं हैं मुझसे, मेरी खुद की बहुत आशाएं हैं मुझसे। मैं कोई बहुत फाइनेंशियल हैवी रिच बैकग्राउंड से नहीं आया हूँ। तो मैं बहुत थोड़े में जितना चल सकता चलाता था, लेकिन मेहनत बहुत जम के करता था मैं। एंड ये अगर मालिक की बात करें तो हमें लगता है, क्योंकि इधर ऑफ लेट आपकी वो कॉमेडी एंड उस तरह की फिल्म्स लगातार आ रही थी, तो डू यू थिंक कि ये एक वो ब्रेक है, जो मच नीडेड ब्रेक, जो एक अलग तरह का पर्सोना? इसकी टाइमिंग ऐसी अच्छी हो गई है, बिकॉज हाँ, मैं भी सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि बहुत स्मॉल टाउन कॉमेडीज़ का हो रही हैं, जो कि है। आई थिंक पिछले 1 साल में कुछ 3 आ गई। स्त्री 2, भूल चूक माँ, विकी विद्या, पर उसके बीच में श्रीकांत भी आई जो एक बायोपिक थी, फिर माही भी आई जो एक ड्रामा थी। पर लोग को कॉमेडी ज़्यादा याद आती है, बिकॉज आई थिंक ज़्यादा पसंद करते हैं लोग।
तो मालिक की आई थिंक टाइमिंग सही हो गई है, पर मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं इसीलिए इस फिल्म को कर रहा हूँ कि मुझे कुछ ब्रेक चाहिए। मैं हमेशा ढूंढता रहता हूँ कुछ चैलेंजिंग काम, कुछ ऐसा जो मैंने नहीं किया है पहले, कुछ आए मेरे पास। तो जब ये कहानी आई तो ऑफकोर्स मैं बहुत एक्साइटेड था, बिकॉज बहुत ही पावरफुल स्टोरी है ये, बहुत पावरफुल स्क्रिप्ट लिखी है पुलकित ने, और उतनी अच्छे से डायरेक्ट भी की है। बहुत पैशनेट है वो एज अ फिल्म मेकर, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे। तो यही कारण था इस फिल्म को करने का कि मुझे कुछ नया करने को मिल रहा था। मुझे एक ऐसी फिल्म जो मैंने इससे पहले नहीं की है, ऐसे लोगों ने मुझे नहीं देखा है। जब भी ऐसा कुछ मिलता है तो मैं उसको दोनों हाथों से ले लेता हूँ। And how was the experience like उसमें ढलने का, वो जो पावर है वो फील करने का? Like, मैं तो 3 लोगों को लटका सकता हूँ अकेला। 4 को। 4 साल। बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही फुलफिलिंग था, बहुत ही एम्पावरिंग था। क्योंकि जब आप थोड़ा ऐसा इस तरह के किरदार करते हैं, थोड़े लार्जर देन लाइफ, स्पेशली अगर थोड़ा उसमें नेगेटिव शेड है, जैसे इसमें है, गैंगस्टर है वो अपने सामने किसी को कुछ समझता नहीं है, तो प्लेग्राउंड आपका एक्टिंग का बहुत बड़ा हो जाता है। कोई रूल्स नहीं होते, क्योंकि ये रूल ब्रेकर ही है। तो आपको कोई रूल्स फॉलो नहीं करने होते कि यार मुझे कोई जज कर रहा है, इसको वो जजमेंट से डर ही नहीं है कि जिसको जो जज करना है करे। बोलता भी है वो टीजर में, हमें नहीं पता हम हीरो हैं कि विलन है, अपनी कहानी के हम हीरो हैं। तो वो बड़ा मज़ा आता है जब ऐसा कुछ आपको मिलता है। आपको चेंज बहुत चीज़ें करनी पड़ी, फिजिकलिटी चेंज करनी थी इस किरदार के लिए, तो थोड़ा बीफ अप होना था मुझे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, आई वांटेड टू फील वेरी स्ट्रॉन्ग। तो काफ़ी मशक्क़त उसमें गई, घंटे के 2-2 घंटे हर दिन जिम में गुजारने पड़ते थे। ऑफकोर्स बियर्ड लुक चेंज करना था इसके लिए, एक आवाज़ ढूंढनी थी इस किरदार के लिए, और एक पावर जो आपने कहा, वो पावर जो अंदर से आती है उसको ढूंढना सबसे इम्पोर्टेंट था। जैसे आपके जो भी आप कैरेक्टर प्ले करते हैं बहुत सीमलेस लगते हैं, नेचुरल लगते हैं, एंड मतलब ये कहा जाता है कि जो बहुत एफर्टलेस लगे ना उसके पीछे बहुत एफर्ट होता है। yes, तो yes. क्या कौन सा कैरेक्टर मैं बोलूँ कि आपको बहुत डिफिकल्ट रहा हो उसमें ढलने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, उसका सुर पकड़ने के लिए? काफ़ी हैं टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक मेरी जो फिल्मोग्राफी रही है उसमें बहुत सारे ऐसे हैं, शाहिद, ट्रैप, न्यूटन, सिटी लाइट्स, ओमेरता, श्रीकांत, बोस, नाव मालिक, ये सब वैसे किरदार हैं जो भी, जब भी ड्रामा आप करते हो ना, कॉमेडीज़ थोड़ा आसान होती हैं उस लिहाज से, बिकॉज उसमें इतना आपको प्रेप नहीं करना होता है, वो थोड़ा टाइमिंग का खेल है। लेकिन ड्रामा जब भी आप करते हो तो बहुत प्रेप लगता है, क्योंकि उसको आपको बहुत ही रियल बनाना है, लोग उस कहानी पे विश्वास करें, आपके किरदार पे विश्वास करें, जर्नी पे विश्वास करें, तो उसमें मशक्क़त रहती है काफ़ी। तो ये सब किरदार जो मैंने नाम लिए ये काफ़ी टफ रहे हैं इस जर्नी में। एंड जैसे जो मालिक बोलता है कि मैं हीरो हूँ या विलन हूँ मुझे नहीं पता, आपके लिए वो क्या है, हीरो है या विलन है? ठीक है, अपनी कहानी में तो वो हीरो ही है। राजकुमार के नज़र में क्या है वो? पर्सनली अगर मेरी नज़र से देखें तो ऑफकोर्स मुझे किसी भी तरह का वायलेंस मुझे पर्सनली पसंद नहीं है इन लाइफ, पर क्योंकि ये फिल्म है, ये एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, तो इसमें जिस तरह से इसको स्टाइल किया गया है वो एंटरटेनमेंट है। तो वो मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगता है। मुझे स्क्रीन पे देखना एक कहानी को, उसमें भले वायलेंस हो या ना हो, अगर अच्छी कहानी है, अच्छे किरदार हैं, मुझे एक एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है उसको देख के, तो मुझे मज़ा आता है। तो एज एन ऑडियंस मुझे बहुत मज़ा आता है जॉनर देखने में, पर अगर लाइफ में कोई ऐसा है तो ऑफकोर्स वो सही नहीं है। एंड जो एंटी हीरो को लेकर के जो डिबेट आपने भी सुनी होगी कि लाइक समटाइम्स एंटी हीरो अगर एक हीरो प्ले कर रहा है, कोई एक्टर, मेन एक्टर प्ले, तो उसको हम एक सिंपैथी के तौर पर या एक ग्लैमर के तौर पर थोड़ा ऐड कर देते हैं ताकि वो आपको विलन ना लगे। आपका किस मतलब पोर्ट्रायल ऑफ एंटी हीरो ऑन स्क्रीन, उसको लेकर के आपका क्या नज़रिया है? क्या हमें बारीकी या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इतनी समझ हम सब में है कि हम सिनेमा देख रहे हैं, हम कोई आपको ऐसा जाके जो है किसी सभा में बोल नहीं रहे कि देखिए ऐसा बनिए। हमने फिल्म बनाई है एंटरटेनमेंट के लिए, आप जाइए उसको देखिए, एंटरटेन होइए। और ये अभी से नहीं, बहुत सालों से, मतलब दशकों से ये चला आ रहा है। दीवार में जो अमित जी ने किया था वो भी एंटी हीरो ही था, करेक्ट, पर वो हमें पता है वो सिनेमा है, वो हम फिल्म देख रहे हैं। अभी शोले में अगर गब्बर सिंह है तो ऐसे थोड़ी है कि हम जज करने लग जाएंगे कि अरे देखो अमजद खान क्या कर रहे हैं। वो उनका काम है, वो एक्टर है, उनको जो किरदार मिलेगा वो अच्छे से करेंगे। तो ये फिल्म है, ये सिनेमा है, इसको ऐसा स्पेशली इस तरह की फिल्मों को, हाँ, जब आप क्लेम कर रहे हो कि मैं कुछ ऐसा सोशल मैसेजिंग वाली फिल्म बना रहा हूँ और कि समाज के जागृति के लिए कुछ बना रहा हूँ, उसमें फिर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान, ऑफकोर्स आपको बहुत सजग रहना पड़ेगा। पर एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाई हुई फिल्म में आप एंटरटेनमेंट दिखा रहे हैं। जब आप सक्सेस, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, यूजुअली हम लोग बात करते हैं कि चैलेंजेस की जो बात करते हैं ना, कि अब आप ये ढूंढ रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, उस टाइम पे बात करते हैं। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, इतने 1000 करोड़ आपकी फिल्म कमा लेती है,
फिर क्या चैलेंज रहता है एक एक्टर के पास, क्या कि मतलब मैं अपने आप को रिपीट ना करूं या मैं अपने आप अंदर नया खोजता रहूं, क्या चीज़ चैलेंज होता है आज नया आपके खोजता रहूं तो हमेशा से एक जर्नी है। वो तो पहली फिल्म से था कि मैं नया कुछ करता रहूं, अपने आप को थोड़ा पुश करता रहूं, कभी भी एक तरह की फिल्म ना करता रहूं कि फिर उसमें फिर कंफर्ट आ जाता है। बट आपको कुछ चैलेंज फील होता है आज के समय में? जैसे ये तो मैं मतलब मैंने अपने हिसाब से बताया, जैसे पंकज जी बोलते थे आज के समय में मुझे वक्त का चैलेंज, कि इन चीज़ों को मीट कर पाऊँ और फ्रेश रह पाऊँ, वो उनका चैलेंज था। आपको नहीं, क्या मेरा चैलेंज हमेशा से यही रहा है कि कैसे मैं अच्छी कहानियाँ ढूंढूं, अच्छे डायरेक्टर्स को ढूंढूं जो जिनके साथ वो कहानियाँ बन पाएँ, तो वही चैलेंज रहता है हमेशा। उसके अलावा चैलेंज तो हर किरदार एक चैलेंज है। हर फिल्म जो मैं नई फिल्म शुरू करता हूँ, वो मालिक ही की अगर हम बात करें तो वो चैलेंज रहता ही है कि इसको कैसे मैं सबसे बेहतर बना पाऊँ, कि इससे बेहतर शायद एक किरदार नहीं हो सकता था मेरे लिए। तो वो चैलेंज तो हमेशा रहता है, उसको आप इजी नहीं ले सकते हैं कि यार हाँ ये तो मैं कर दूंगा ना, क्या है जाके। तो वो चैलेंज है, हर काम एक चैलेंज है। एंड आपकी जो नेक्स्ट फिल्म है टोस्टर, पत्रा उसकी प्रोड्यूसर हैं, जी। तो वहाँ पे क्या मतलब वाइफ वाला रोल भी उनका हावी हो जाता है? किस तरह की प्रोड्यूसर है वो बेसिकली? वो बहुत अच्छी प्रोड्यूसर हैं। देखिए हम लोग का, बिकॉज हम दोनों एक्टर हैं, तो हमने ये डिसाइड करके ये हमने जो प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है कैंपा फिल्म्स, KAMPA, जो मेरी और पत्रा की मदर के नाम का कॉम्बिनेशन है, कमलेश और पापड़ी का कैंपा। वो यही था कि रीज़न कि हम लोग जो चीज़ें हमने देखी हैं इतने सालों में, सीखी हैं, वो हम कैसे उसको बेहतर कर पाएँ जब हम अपने सेट पे अगर हम काम कर रहे हैं। तो यही रीज़न था कि बहुत अच्छी प्रोड्यूसर है वो, बहुत हैंड्स ऑन है, और जितने लोगों ने भी हमारे साथ काम किया है सबका यही कहना था कि यार बहुत मज़ा आया आप लोग के साथ काम करके। बट आपको वो मतलब आप वो स्पॉइल जैसे स्टार वाला चीज़ें और जगह आप कर पाते वो कर पाते हैं, या थोड़ा वो कमान पकड़ के कहीं नहीं कर वाला? पाता, मैं एक्चुअली कहीं भी नहीं करता हूँ। मैं हर जगह जहाँ पे काम करता हूँ मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। मैं सबके साथ बैठ के खाना खाता हूँ, सबके साथ हंसता बोलता हूँ। तो वो कभी भी किसी और फिल्म में भी नहीं होता है कि ऐसा कुछ रखें। अच्छा, तो जैसे जो पीछे थोड़ा एक वो बात हो रही थी जो ऑन्टराज को लेकर के, कि आजकल जो एक्टर्स हैं वो बहुत सारा उनके साथ उनकी बहुत लंबी चौड़ी टीम चलती है, जिसका कॉस्ट थोड़ा उस पर आता है। जैसे अनुराग कश्यप ने बोला, करण जौहर भी फीस को लेकर के कई बार बोल चुके हैं। आपका क्या मानना है उस बारे में? मत दीजिए। अगर आपको एज प्रोड्यूसर देन यू शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि मुझे नहीं देना है। मेरे साथ तो है, मेरे साथ तो ऑफकोर्स मेरे 4 लोग हैं जो बहुत सालों से, पिछले 10 साल से मेरे साथ हैं, वही 4 हैं आज भी, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि और किसी की ज़रूरत है। अच्छे से हो रहा है, सब चल रहा है। अगर आपको किसी को भी अगर प्रॉब्लम लगता है कि यार मुझे अगर कोई ज़्यादा मांगता है, कोई 15 ऑन्ट्राज मांगता है, 20 मांगता है, आपको एज ए प्रोड्यूसर लग रहा है मुझे नहीं देना है, तो मत दीजिए, आपके हाथ में। एंड आज मुझे एक चीज़ आपके बारे में और बहुत, मतलब एक्टिंग के तो हम लोग सब हैं ही हैं आपके कायल, लेकिन एज अ पर्सन मुझे जो एक बीइंग अ ह्यूमन जो बहुत अच्छी बात लगती है, बहुत खूबसूरत बात लगती है, जिस तरह से आप पत्रा को अपने एकदम बराबर पेडेस्टल पे रखते हैं, हर जगह उनको एक तरीके से आगे रखते हैं। एंड आप कहेंगे कि ये नॉर्मल है, ये तो बड़ी नॉर्मल बात है, लेकिन है नहीं, है ना, सच ये है कि ये नहीं है। और मैं बात कर रही थी उनसे तो बताती ये कहीं ना कहीं आपकी मदर के ज़रिए आया है। कुछ अगर उसके बारे में बताएं कि कैसे ये आप ये राजकुमार कैसे बने, दिस मैन? ये आई थिंक अगेन मेरी अपब्रिंगिंग, जो वैल्यूज़ मेरे हैं फैमिली से, मेरी मदर से, क्योंकि उनको बहुत देखा है मैंने लाइफ में स्ट्रगल करते हुए। तो एक बहुत रिस्पेक्ट है, एक ऑपोजिट जेंडर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो वही है कि मैं जो चीज़ें मेरी मदर ने फेस की, मैं नहीं चाहता कभी भी ज़िंदगी में मैं किसी को वैसा कभी फेस कराऊँ। तो इसलिए आई थिंक मैं और एक्स्ट्रा ही जाके कोशिश करता हूँ कि ऐसा कभी गलती से भी मेरे साथ ना हो। और पत्र लिखा तो ऑफ कोर्स आई एम आवर हस्बैंड, तो इट्स वे मोर इम्पॉर्टेंट कि उनको तो कभी भी ऐसा ज़िंदगी में ना लगे। तो ये बहुत नेचुरली वो DNA में ही है, ऐसा उसका कुछ ऐसा कोई खूबी आपने उनसे ली है, या कुछ मतलब ऐसा लगता है कि ये खूबी? या बहुत सारी खूबियाँ हैं, उन्होंने मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल पे उन्होंने काम किया है। मैं बिल्कुल अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता था पहले, बहुत कच्चा था, तो उन्होंने उस पर मेरी बहुत मदद की है। कैसे एक थोड़ा प्रेजेंटेबल बनना है, उसमें उन्होंने बहुत मदद की है। एंड ओवरऑल आई थिंक शी हैज़ मेड मी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, मैं एक बात और करना चाहती हूँ, जैसे हमारा जो पब्लिकेशन है नवभारत टाइम्स, वो एक इक्वालिटी की एक मुहिम चला रहा है। आई थिंक आप शायद थोड़ा जानते होंगे, मेरे कलीग ने शायद शेयर किया था, ये बराबरी की भाषा, क्योंकि हिंदी में ना बहुत सारे शब्द हैं जो नहीं हैं महिलाओं के लिए ना। इंजीनियर के लिए अभियंता है, लेकिन अभियंता का कोई हिंदी जेंडर, फेमिनिन जेंडर नहीं है, इवन राष्ट्रपति का नहीं है, है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके लिए नहीं है। तो आपको लगता है कि ये एक अच्छी मुहिम है, ये एक ज़रूरी चीज़ है? ऑफ कोर्स ये बहुत ज़रूरी मुहिम है। देखिए इक्वालिटी हर चीज़ में होनी चाहिए, और ये जो आपने कहा ये बहुत ही ऑफ कोर्स गहन ऑब्जर्वेशन है आपकी।
आई डोंट थिंक सो बहुत लोगों ने इसके बारे में सोचा है। तो ऐसा आप जो है आप काम कर रहे हैं, ये जो आपका इनिशिएटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समाज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ बराबरी के साथ चले और उत्पीड़न ना महिला का हो ना पुरुष का हो। ये बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखना। Thank you so much. Thank you. Always a pleasure talking to you. Pleasure is mine. Thank you.